हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आई फाउंड द थ्री से टफेस्ट एटलीस्ट विच विल फोर्स यू टू अप्लाई, जिनका जो है आपको रेडीमेड आंसर जो है नहीं मिलेगा। राइट, नो रेडीमेड आंसर जो है ये इजीली अवेलेबल होगा, तो ये थोड़े टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। इनके अंदर कंटेंट ढूंढने में जो आपने लिखना है उसमें भी टाइम लग सकता है। तो ये ऐसे तीन टफ क्वेश्चंस थे जो कि पीएसआईआर ऑप्शनल के पेपर में देखे गए 2024 में। पर्टिकुलरली मैंने ये तीनों उठाए हैं पेपर 2A से। ऐसे ही मैं 2B के भी जो है तीन सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस जो है उठाऊंगी एंड हम देखेंगे कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते थे। राइट, या फिर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से ऐसे क्वेश्चंस जो है उठाए जाते हैं ताकि आप भी अपनी प्रेपरेशन जो है उस अकॉर्डिंगली कर सके। ठीक है, तो यही मुद्दे पे जो है हम आज बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वेरी इंपॉर्टेंटली हमने पास्ट में पूरा पेपर 1 जो है ए एंड बी डिस्कस किया है। राइट, पेपर 2A के पहले 5 क्वेश्चन जो है पूरे डिस्कस्ड हैं। सो जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन दोज वीडियोस, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे पीएसआईआर की जो प्लेलिस्ट है ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों में ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट टफ क्वेश्चन, जो कि था 2A एंड 20 मार्कर जो है ये क्वेश्चन आया। Now I feel this isn't something that students, right, who had been preparing well would be unaware of, but again this is what is the application analytical question, right, जिसके अंदर आपको अपार्ट फ्रॉम थ्योराइजिंग, राइट, बेसिक थ्योरी आपका जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देगी, बट बाकी सारे जो इसके अंदर रीजनिंग आनी है, जो ट्रेंड्स आने हैं, एग्जाम्पल्स आने हैं, हैव टू बी वेरी करंट। ठीक है, तो उसी के चलते हुए ये क्वेश्चन जो है कैन बी स्लाइटली टाइम टेकिंग फॉर स्टूडेंट्स, देयरफॉर टफ ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये 20 मार्कर था। क्वेश्चन देखते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन इज डिस्प्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। आपको कमेंट करने को कहा गया है इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, नाउ दिस वाज समथिंग जो कि हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट यू मस्ट हैव हर्ड सिंस 2020 and even before that terms like globalization, right? So in fact 2008 के recession से ही ये globalization or the fact that globalization is under threat or globalization is declining or globalization is slowing down, right, ये चर्चा चल रही थी। However उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी में improvement आई, there was an upswing. However post that, especially 2019 onwards, we witnessed a host of what we call is landscape shocks, landscape geopolitical shocks, right, जिनका जो शुरू एक स्फेयर में होते हैं बट उनका इम्पैक्ट मल्टीपल स्फेयर्स के अंदर देखा जाता है। इसको हमने टाइम एंड अगेन इवन क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था। राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्केप शॉक्स वाज दैट ऑफ 2019 कोविड-19 पैंडेमिक जो कि आया था, एंड इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन जो है डी ग्लोबलाइजेशन के साथ देखा गया। राइट, मतलब 2019 उससे पहले भी ये ट्रेंड शुरू हो गया था, स्पेशली ब्रेग्जिट जैसी चीजों की जब हम बात करते हैं, राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, राइट विंगिज्म, कंजर्वेटिव पार्टीज, ट्रम्पिज्म की जब हम बात करते हैं। राइट, तो यही जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। राइट, और फिर एक और फेज आता है विद जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड वॉर सच एज द यूक्रेन वॉर breaking out, which again worsen this entire movement of deglobalization. ठीक है, तो इसके कारण ये जो आइडिया ऑफ डीग्लोबलाइजेशन है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होने लग गया। अब वेरी इंपॉर्टेंटली आपको स्ट्रक्चरली समझना है ना, कि आप इस आंसर को अप्रोच कैसे करते, प्रायोरिटी के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखते एंड किन पे आप फोकस करते। सबसे पहले तो ऑब्वियसली before we move towards deglobalization you should introduce the term globalization, right, किस तरह से एक buzzword बना हुआ है 21st सेंचुरी का। इनफैक्ट उससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं, राइट, दैट बहुत जो है कॉन्वर्सेशंस भी हैं, डिबेट्स भी है जब हम बात करते हैं हाइपर ग्लोबलाइजर्स की, जब हम बात करते हैं स्केप्टिक्स की, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो मिड विंग है, राइट, जहां पे न्यूमरस स्कॉलर्स हैव टॉक्ड अबाउट द फैक्ट
that listen, globalization or the kind of globalization that we've witnessed in the 21st century is obviously a novel form, something which is even more fast paced, but globalization in itself is not the first time that it's occurring, right? It's always happened in cycles, right? So jab we see the expansion of trade, when we see the discovery of the new worlds, when we see the start and the advent and the strengthening of colonialism, right? With the world coming in more together and coming together in these interdependencies, that was also a cycle of globalization. तो इस तरीके से स्कॉलर्स बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की न्यूमरस साइकिल्स जो है वर्ल्ड के अंदर आए हैं, एंड 21st सेंचुरी का ये ग्लोबलाइजेशन जो है स्पेशली अ स्ट्रॉन्गर वर्जन है. आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसीज, इंक्रीजिंग पेस, राइट? सो एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है, जो कि आप देना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप इलैबोरेट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन पे. देन वी मूव टूवर्ड्स आखिरकार डी ग्लोबलाइजेशन क्या है, राइट? सो वी कैन हैव लाइक एन इंटरमीडिएट कनेक्टिंग statement of how increasingly globalization has come to be questioned, its impact, its disadvantages, and very importantly, the kind of landscape shocks that have happened in recent times have tended to displace globalization, leading to an increased conversation of the rise of डीग्लोबलाइजेशन. ठीक है, देन हम बात कर सकते हैं कि डीग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, राइट? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डीग्लोबलाइजेशन, राइट? क्या एक स्लोइंग डाउन हो रही है? क्या इंटरडिपेंडेंसीज कम हो रही हैं? क्या कंट्रीज और इनवर्ड लुकिंग होती जा रही हैं? तो इस तरह से आप डिफाइन, एक तरह से आप अंडरस्टैंडिंग जो है पहले बनाइए कि डीग्लोबलाइजेशन, व्हेन वी से द टर्म डीग्लोबलाइजेशन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट, राइट? तो आप ये डिफाइन कीजिए, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स दैट व्हाई आर वी सेइंग दैट देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन, और द फैक्ट दैट डीग्लोबलाइजेशन इज डिस्प्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन टुडे, राइट? सो यू लिस्ट आउट द रीजंस फॉर द सेम, एंड देन वी टॉक अबाउट कि किस तरह से डीग्लोबलाइजेशन क्या हर जगह देखी जा रही है, इज इट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, and then what is the way forward? Is deglobalization here to stay? Is globalization going to be out of vogue? Or does this actually mean that we need to look for solutions? We need a more egalitarian, we need a more sustainable, we need a more reformed form of globalization that can now be encouraged from these mistakes that we have initially made in following through globalization. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने परस्यू करनी है. तो यही हमने किया है, राइट? पहले वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट स्टैंड्स फॉर ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसीज अक्रॉस वर्ल्ड इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, कल्चर, राइट, सोसाइटीज, हर जगह जो है इंटरडिपेंडेंसीज देखने को मिलती हैं. वहीं ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस आज वर्ल्ड क्या विटनेस कर रहा है? डीग्लोबलाइजेशन. जिसका मतलब क्या है? दैट कंपेयर्ड टू द रीसेंट पास्ट, आज का जो वर्ल्ड है दैट इज लेस कनेक्टेड. इसके अंदर पावरफुल नेशन स्टेट्स जो है बढ़ गए हैं, वो आर बिकमिंग मोर इनवर्ड लुकिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रादर देन ग्लोबल सॉल्यूशंस want to look for local solutions, right? तो तभी हम रीशोरिंग की बात कर रहे हैं, right? दोबारा इनशोरिंग ऑफ जॉब्स की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयरिंग ऑफ इनोवेशन एंड नॉलेज की बात हो रही है, राइट? तो ये सारे क्या है? लोकल सॉल्यूशंस की तरफ ओरिएंटेड. मोर बॉर्डर कंट्रोल्स, राइट? सो इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, immigrants, इन सब के ऊपर. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली, रादर देन रिलाइंग ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटीज एंड फ्री मूवमेंट, अब जो है दे हैव कम टू रिलाई मोर एंड मोर ऑन नेशनल गवर्नमेंट, राइट? तो ये दोबारा एक रिसर्जेंस ऑफ द स्टेट, राइज ऑफ द स्टेट दोबारा जो है हमें देखने को मिल रहा है. तो जिस तरह से थीडा स्कॉचपॉल जैसे लोगों ने बात की थी, तो ये जो एक रिसर्जेंट स्टेट है, ये इन द स्टेट ऑफ डीग्लोबलाइजेशन दोबारा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट? इनफैक्ट जैसे कि मैंने बात की थी ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला था कि ऑलरेडी ही 2008 क्राइसिस से ग्लोबलाइजेशन वाज ऑन, बट अब दिस मे बी वर्सनिंग इनटू डीग्लोबलाइजेशन. व्हाई?
वेरियस रीजंस है, जैसे कि हमने बोला था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडस्केप शॉक्स जो कि निकल के आया कोविड-19 पैंडेमिक, इसने जो है सबसे पहले ना ही सिर्फ द वल्नरेबिलिटीज ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड वैल्यू चेन्स दिखाया, जिसके कारण मैसिव डिसरप्शंस अक्रॉस वेरियस फेयर्स हुए, राइट, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक, सेमीकंडक्टर्स, अदर इनोवेशन फेयर्स, बट इवन इन मेडिकल सप्लाईज, राइट, हेल्थ सप्लाईज के अंदर, इन सब में डिसरप्शंस जो हैं विटनेस किए गए, राइट, जिसके कारण अगेन द reduced capacity of states to be able to cater to the needs of their populations that became more and more acute, which is why now they realize that maybe the states need to start taking things back into their hands. Then very importantly within the regional groupings and जो एक supranational states की तरफ या functional groupings की तरफ एक movement जो देखी जा रही थी, उसको already एक झटका मिल चुका था Brexit के through. And then very importantly EU के अंदर भी various question marks were being raised due to the rise of numerous conservative movements. उसी के साथ साथ जिस तरह से फोकस ईयू के अंदर देखा गया था ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस वाज आल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ नेशनल मूवमेंट्स बिकॉज सर्टेन पीपल वर जस्ट नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वाज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन देम, राइट. सो फार्मर्स प्रोटेस्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पोजिशंस एंड लॉज जो कि वेरियस यूरोपियन कंट्रीज में उनके ऊपर थोपे गए, राइट. सो नीदरलैंड्स के अंदर, फ्रांस के अंदर, हर जगह जो है ये प्रोटेस्ट देखे गए. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो विद द राइज ऑफ ट्रम्पिज्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस ट्रम्पिज्म एक्चुअली वेंट बियॉन्ड ट्रम्प्स रेजिम ऑल्सो. सो इवन ड्यूरिंग द बाइडेन एरा ये जो है फर्मली इंट्रेंच्ड रहा, जिसके कारण जो ट्रेड वॉर्स थी, जहां पे यूएस का मानना था कि जो अर्स्टवाइल डेवलपिंग चाइना था वो डेवलपिंग नहीं रहा है, इनफैक्ट उनका मानना था कि चाइना मिसयूज कर रहा है इन सब चीजों के लिए टू बिकम to push forward its exports even more, right, which is harming the interests of US economy, leading to trade wars and increased impositions with respect to sharing of knowledge and innovation as far as China was concerned, क्योंकि again semiconductors के अंदर भी देखा गया with an increased focus on reshoring and friendshoring by US and its allies. Then very importantly इसके बाद आता है increased ग्रेट पावर राइवलरीज के साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हुए, दैट इज यूक्रेन वॉर, जिसके कारण डी ग्लोबलाइजेशन जो है और ज्यादा बढ़ गई, राइट. ग्लोबल एनर्जी एंड फूड क्राइसिस इसके कारण हो गए, राइट, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया दोनों जो है फूड बोल्स थे. यूरोप जैसी कंट्रीज के लिए, बहुत सारी और अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस के लिए फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा जो है उसके लिए जरूरी थे. एनर्जी, ऑयल एंड गैस जो है उसके लिए जरूरी थे. सिमिलरली द काइंड ऑफ टेंशंस व्हिच आर हैपनिंग इन वेस्ट एशिया, इसराइल पैलेस्टीन के क्राइसिस से जो शुरू हुई, now may be teaming towards almost a regional conflict. This has also created a lot of anxiety, which is in turn leading to increased deglobalization, and similar is the case of Indo-Pacific also. Then overall भी हम कुछ trends chart कर सकते हैं, जैसे कि there was a decline in overall global FDI, जो एक country दूसरे country के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर हमें जो है decline देखने को मिला. साथ ही साथ में increased अथॉरिटेरियन फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड राइट विंग पार्टीज की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर हमें राइज देखने को मिला. एंड वहीं पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, राइट, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक WTO, राइट, ये इंक्रीजिंगली एक लेजिटिमेसी क्राइसिस फेस कर रहे हैं. सिमिलरली इवन एन इंस्टीट्यूशन लाइक WHO, जिसका जो रिस्पॉन्स है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक स्पेशली इन्वॉल्विंग चाइना, उसको हाईली क्वेश्चन किया गया था. नाउ ऑल ऑफ दीज कैन बी सीन एज ट्रेंड्स एंड रीजंस जिसके कारण डीग्लोबलाइजेशन इज ऑन द rise. Now, very importantly, out of this, there are certain things that you can talk about also. Firstly, a lot of scholars say that this isn't the first time that it's happening, so you don't have to be very scared of it. In fact, they say that because globalization is cyclical, that is why even deglobalization is bound to be cyclical, right? So, for example, after the colonization का period, जब ये पूरा चल रहा था, right, तब आपके वर्ल्ड वॉर्स के कारण जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पर्टिकुलरली, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच केम क्विकली आफ्टर दैट, इसके अंदर एक फेज ऑफ डीग्लोबलाइजेशन जो है विटनेस किया गया. ठीक है, उसके बाद जो है दोबारा थोड़ी सी अपस्विंग हुई, बट देन अगेन ये 19 स्पेशली जो है इन द आफ्टरमाथ ऑफ
से सम 1960s 1970s के अंदर दोबारा कुछ चैलेंजेस जो है निकल के आए थे। तो ये कहते हैं कि साइक्लिकल है इवन डीग्लोबलाइजेशन, एंड कई बार इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह से बिग एमएनसीज ने जिस तरह से बड़े बड़े अपने प्रॉफिट्स कमाए, राइट, विच वाज वन ऑफ द थिंग्स विच वाज क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक आल्सो, दैट व्हाइल पीपल वर सफरिंग द रिच हैव टेंडेड टू बिकम richer. MNCs like Amazon had come to occupy virtual monopolies. तो इसके कारण ये चीजें, ये ट्रेंड्स जो हैं शायद करेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज एक और जिसको इन्होंने पॉइंट आउट किया था, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डीग्लोबलाइजेशन, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट, इसका स्प्रेड, इसकी जो डेप्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड, वैसे ही डीग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड. Certain areas may be witnessing more deglobalization vis-a-vis certain other areas. ठीक है? So this is also something that one needs to remember. However, at the end of the day, do you think deglobalization is going to be here to stay? As we understand, no. Right? The world is already so interconnected that to say that deglobalization is going to just become a permanent phase and now it is just going to be states and no interdependencies, that is not going to happen. Maybe this is going to be a wake up call, right? जैसे कि हमने बात की थी कि शायद ग्लोबलाइजेशन को थोड़ी रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसके अंदर लोगों की जो डिमांड्स है उसे इंग्रेन करने की जरूरत है, इगैलिटेरियनिज्म, सस्टेनेबिलिटी लाने की जरूरत है, राइट? And maybe this will push for that change, leading to a better phase of globalization emerging across the world, right? With better institutions also, right? जिनके अंदर reforms introduce किए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से नई नई अभी भी ट्रीटीज, राइट, रीजनल लेवल पे अभी भी नई नई ट्रीटीज जो है साइन की जा रही है, व्हाइल सम हैव बीन हेजिटेंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल टीपीपी अभी भी आया है, आरसीईपी अभी भी निकल के आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन इज टोटली डेड, just that nations may be now focusing on their own national priorities first and therefore globalization के अंदर various changes जो है हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। So certain things to keep in mind. Next question now I feel was a very current question. तो यहाँ पे again it might take students some time to actually understand the demand of the question and then to formulate an answer accordingly. The question said, do you agree with the view that USA uses NATO as a traditional tool of strategy to perpetuate its hegemony in the world? अब सबको पता है कि 75 years of NATO हो गए हैं, है ना, सबको, everyone goes prepared with that. Balance of power का टूल है, collective defense है. Now this is a very different type of question. यहाँ पे पूछा कि USA के लिए अब NATO एक टूल है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसके थ्रू ये अपनी हेजेमनी को परपेचुएट एंड मेंटेन करता है इन द वर्ल्ड। क्या आप अग्री करते हैं, राइट? एंड दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रम्प के एरा के टाइम पे ट्रम्प ने किस तरह से क्वेश्चन किया था, एंड दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ हिज रेगुलर रिटोरिक, right, that US does so much for NATO is not something which works for US का national interests, है ना, NATO के ऊपर जो है इतनी स्पेंडिंग होती है, US इकलौता है जो कि 2% ऑफ GDP से ऊपर मिलिट्री डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग करता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो उतना नहीं कर रहे हैं, राइवल्स को बोलना कि ऐसे डिलिंक्विट स्टेट्स के ऊपर चाहे आप अटैक कर दो, NATO नहीं गाएगा इनकी डिफेंस के लिए, राइट। तो इन सब चीजों के कारण एक चीज जगह रिफ्लेक्ट हो सकता है कि शायद US को लगता है कि नेटो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक टूल नहीं है, उल्टा इट इज आवर चैरिटी टू द वर्ल्ड, इट इज चैरिटी टू यूरोप एंड आवर अदर अलाइज जिनके लिए हम नेटो मेंटेन करके रख रहे हैं। बट ये क्वेश्चन उसको रिवर्स कर देता है। तो आपने किस तरह से इसको आंसर करना था? सबसे पहले तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि नेटो है क्या, एक मिलिट्री अलायंस है, एंड हमें पता है मिलिट्री अलायंस, व्हेन वी लुक एट द रियलिस्ट ideology, when we talk of the realist school of thought in international relations, तो हमेशा हम बात करते हैं ना कि आइडियोलॉजीज, थ्योरीज के साथ लिंक करना जरूरी है। तो वहां पे मिलिट्री अलायंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, किसका? बैलेंस ऑफ पावर का। एंड देयरफॉर इसी को मेंटेन करने के लिए कोल्ड वॉर के दौरान नेटो निकल के आया था टू बैलेंस अगेंस्ट सोवियत एंड इट्स अलाइज, राइट, जिन्होंने आगे चल के अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया था, ठीक है। However, even after the demise of Soviet Union, NATO ने persist किया है, which is why today NATO is considered one of the strongest military alliances, one of the best examples of military alliances that have sustained continuously over 75 years now. अब क्यों?
3 हम इसमें चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देयर वाज एन अवेयरनेस, एंड अगेन वी कैन पुश दैट हाउ दिस वाज स्पेसिफिकली यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब यूएस का ही मेन जो है राइवल था सोवियत यूनियन, राइट। यूएस एंकर है, पोल है नेटो का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली नाउ वर्ल्ड के अंदर क्या, हम बाइपोलैरिटी से यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर आ गए थे, जहां पे यूएस वाज द ओनली पावर। बट यूएस वाज अवेयर दैट टू मेंटेन दिस वर्ल्ड ऑफ यूनिपोलैरिटी एंड अपनी हेजेमनी को मेंटेन करके रखने के लिए US has to be wary of any future uncertainties, right? अभी स्टेट से भी आ सकती हैं, ये नॉन स्टेट सोर्सेस से भी आ सकती हैं, एंड इन दोनों के साथ डील करने के लिए उन्होंने नेटो को इक्विप कर दिया, राइट। तो मतलब इवन टेररिज्म जैसी चीजों के साथ डील करने के लिए, राइट, कि जब ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अलकायदा एंडेड अप थ्रेटनिंग US इंटरेस्ट, you had NATO coming to the rescue as well. Then very importantly, this also became a source of perpetuating the values, the transatlantic values. तो इन्होंने अपने आप को शेप कर लिया एज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रांसअटलांटिक वैल्यूज। क्या हम सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, बट हम जो है कोलैबोरेट करते हैं, हम अग्री करते हैं ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। तो चाहे ये डेमोक्रेसी हो, चाहे ये कैपिटलिज्म हो, चाहे ये लिबरलिज्म के आइडियाज हो, हम इन पे कोलैबोरेट करते हैं और हम इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा था कलेक्टिव डिफेंस के अपने कमिटमेंट्स को, राइट, बिकॉज ये एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरह जो है ऑफर भी कर रहा था अपने वेरियस अलाइज को। तो चाहे ये यूरोप हो, चाहे ये आगे चल के नेटो, राइट, एज अ डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, इवन यूएस के जो बाकी अलाइज हैं जापान जैसे, राइट, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जा रहा था। However, again, as we talk about recent times में there have been murmurs कि किस तरह से unequally US इसका burden ढो रहा है बाकी देशों के लिए, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टाइम एंड अगेन जो है रिपीट किया था। However, ये अब स्कॉलर्स कमेंट करते हैं, और एक बहुत अच्छा इनफैक्ट आर्टिकल आया था प्रोजेक्ट सिंडिकेट में बाय कार्ला नॉरलॉफ, राइट, जहां पे इन्होंने बोला था दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नेटो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल्स टू परपेचुएट एंड मेंटेन द यूएस हेजेमनी एज वेल एज एंश्योर यूएस का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल्सो, पर्टिकुलरली यूरोप में एंड नाउ एल्सवेयर एज वेल, सो फॉर एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक में भी। और कैसे, अब आपने इसको सब्सटैंशिएट करना है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि नेटो एक कॉमन गुड है जिसके थ्रू US has been able to consolidate its private national good also. How? Because ये कहते हैं कि अब अगर US रोता रहता है हमारी इतनी मिलिट्री स्पेंडिंग है, वो कहते हैं आप नेटो के लिए नहीं कर रहे हो, इट इज बिकॉज यू वांट टू मेंटेन योर मिलिट्री एज। फॉर बीइंग अ हेजेमॉन यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर, एंड फॉर हार्ड पावर आपको मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर स्पेंडिंग करनी ही पड़ेगी। And that is why US does not merely do this for NATO, but does it for itself. ठीक है, ये इनके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। साथ ही साथ में अगर अराउंड 400 बेस या अक्रॉस द वर्ल्ड जो है मेंटेन करते हैं, तो ये अपने नेशनल गुड के लिए भी जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ये कुछ ज्यादा नेटो करके आपका कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत कम नहीं हो जाएगा अगर आप नेटो की डिपेंडेंस भी अपने ऊपर जो है कम कर देते हैं। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली वो बोलते हैं इस तरह का, अगर आप ये भी बोलते हैं कि एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है, राइट, दैट यू आर डूइंग मोर विज़-अ-वी से द रेस्ट ऑफ योर अलाइज, दिस सॉर्ट ऑफ एसिमेट्री हैज इन फैक्ट बेनिफिटेड यूएस अ लॉट, right, in the sense that they have been able to arm, twist and influence, right, its set of allies as well, the entire global order, right, determine कि मैं क्या information share करता हूँ, diplomatic leverage जो है ये maintain कर सकते हैं, and जो vast network है इनके dependent allies का, उसको अपने लिए भी use कर सकते हैं, right। तो जैसे फ्रांस का, यूके का, across the world bases हैं, across the world जो है इनका influence है, उसको भी यूएस जो है अपने लिए यूज कर पाता है। सेकेंड, नॉरलॉफ एक बहुत बढ़िया टर्म यूज करती है, कहती है नेटो इज द ब्लू चिप इन द यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जिसका मतलब क्या है कि क्योंकि इसके कारण इनका स्प्रेड इतना बढ़ जाता है अक्रॉस यूरोप, ठीक है। अब रशिया है ना, रशिया के साथ जो अब रिस्पॉन्ड करनी है वॉर,
एक तरह से हो तो वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे रही है, बट अमेरिकन इंटरेस्ट जो है दोज आर एट स्टेक एज वेल. नाउ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेटो इट कैन रैपिडली रिस्पॉन्ड टू दीज थ्रेट्स. Similar is the case in even Indo-Pacific arena, rapidly respond to the Chinese threats. Third, then very importantly, while remaining a military alliance, because of NATO, this has sustained economic cooperation and has been able to push forward the US neoliberal economic agenda as well. और इसी के कारण इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वर्किंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, शेपिंग ऑफ नॉर्म्स, इसके अंदर यूएस इज एबल टू हैव अ डोमिनेंट से because of this kind of dependence that the countries have in US. In fact, one might even argue that now other countries have come to see through how NATO is a particular tool for US hegemony that is benefiting US more than them. Right? So, for example, France, very importantly, was one of the first countries to realize under former president Macron. Right? जहां पे उन्होंने बोला था कि हमें इन्होंने almost वसाज reduce कर दिया है. And therefore, Europe needs to reduce its dependencies on USA, right? And Macron hoped that France would go down the route जैसे कि Baltic states, Poland, etc. follow कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपनी military capabilities जो है उनको भी enhance करने की कोशिश कर रहे हैं. Similarly, हम बात कर सकते हैं that even countries like say Japan have now come to realize कि क्या US की security umbrella would be enough. Right? Whereas, US will only intervene where its own interests are particularly at stake. Right? So, therefore, now, Japan अपनी defense spending जो है उसको bolster करने की कोशिश कर रहा है as well. Right? Therefore, NATO all in all tends to benefit while providing benefit to its allies as well. But primarily, इसका एक massive benefit US को मिला है in both perpetuating and being able to maintain its hegemony across स्पेस. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते थे अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट अगेन needing a lot of application, needing a lot of current examples, needing a lot of correlations, and how do you make this answer stand out? The question says the Gramscian theory of hegemony provides many valuable insights into the nature of global power. कॉमेंट. तो एग्जैक्टली इन्होंने बोल दिया कि हम क्या बोल रहे हैं कि ग्राम्स्ची की जो थ्योरी ऑफ हेजेमनी है ये बहुत सारी इनसाइट्स प्रोवाइड करता है इनटू द नेचर, किस तरह की नेचर है ग्लोबल पावर की, उस पे आपने कमेंट करना है. ना पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए, यूजुअली जब हम हेजेमनी टर्म के बारे में बात करते हैं हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं ग्राम्स्चियन या न्यू ग्राम्स्चियन थ्योरी के साथ. हाउएवर व्हेन वी लुक एट द स्कॉलरशिप विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस, the term hegemony has been used variously in different theories, and different theories में differently use किया गया है. Right? So for example, अगर हम realism की बात करते हैं तो realism में भी आपको the term hegemon जो है मिलेगा. However, this is more or less associated with what we call as hard power. Primarily military के साथ जो है इसे associate किया गया है कि जो military preponderant देश है वो hegemon बन जाता है. राइट? जहां पे क्लासिकल जो थ्योरिस्ट थे या इवन जो डिफेंसिव थ्योरिस्ट हैं लाइक केनेथ वॉल्ट्ज, वो क्या बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी मैक्सिमाइजिंग के ऊपर फोकस करो, पावर मैक्सिमाइजिंग मत करो हेजेमन बनने के लिए, क्योंकि जब आप हेजेमन बन गए बाकी देश जो इकट्ठे आ जाएंगे आपको बैलेंस आउट करने के लिए. राइट? हाउएवर इसी के अगेंस्ट जो ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं पीपल लाइक मीयरशाइमर, वो तो बोलते ही क्या है कि आपका टारगेट ही क्या है, कंट्रीज का टारगेट ही होता है हेजेमन बनने का, वो तो बनना चाहते हैं हेजेमन. राइट? यही जो है उनका मेन टारगेट है. देन यू कैन बी रीजनल हेजेमन, राइट? जैसे कि चाइना बनना चाहता है एशिया में, और यू कैन बी अ ग्लोबल हेजेमन, जिस तरह से अभी जो है यूएस एंजॉय करता है, चाहे डिक्लाइन में हो, बट अभी तक उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है. वही देन इफ वी टॉक अबाउट नियो लिबरलिज्म एंड पर्टिकुलरली पीपल लाइक रॉबर्ट क्योहेन were some of the first scholars to use the term hegemony in international relations, right? जहां पे for them hegemony meant dominance, and for them they looked at dominance in terms of economic relations, right? कि जो ये economic power में dominate करने लगेंगे वो जो है एक hegemon बन जाएंगे. However, over time Gramsci की theory of hegemony जो है completely relook करते हैं the idea of hegemony को, जहां पे they look at hegemony as a combination of hard and soft power, of coercion and consent.
जहां पे एक रूलिंग ब्लॉक आप बोल लीजिए, एक रूलिंग क्लास हो गई या एक रूलिंग कंट्री हो गई, राइट, वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करके रखते हैं बाय इवन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम। एंड इसी के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज की डे एंड एज में जिस तरह से ग्लोबल पावर की नेचर ऑपरेट करती है एंड फंक्शन करती है, राइट। नाउ यू हैव टू एग्जाम्प्लीफाई द सेम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात कर सकते हैं नियो-ग्राम्स्किन थ्योरिस्ट लाइक रॉबर्ट कॉक्स की, राइट, जहां पे पहला एग्जाम्पल है कि ग्लोबल पावर पर्टिकुलरली व्हेन वी लुक एट, राइट, यूनिपोलैरिटी का एरा, इवन इफ इट मे बी एन एरा ऑफ डिक्लाइनिंग यूनिपोलैरिटी, बट यहाँ पे द emergence of unipolarity and a global order shaped by US happened because of the kind of hegemony that US could acquire, right, जिसके through it was able to emerge as a global superpower, plus push forward its ideology of neoliberalism, which in turn produced benefits for it, further strengthening the American हेजेमनी, राइट। इनफैक्ट हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो इंटायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन विटनेस की गई यूरोप में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इट वाज शेप्ड बाय दिस न्यू लिबरल hegemony, right, shaped by Bretton Woods institutions which were underlined by the Washington Consensus, and this has till date led to, in the name of development, in the name of the fact that modernization and development can only happen by following this set trajectory, it has led to परपेचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं वर्ल्ड बैंक एंड इनके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की, आज भी इसको लेके किस तरह से डिबेट्स है, किस तरह से अभी भी कंट्रीज जो हैं वेरियस क्राइसिस इनकाउंटर कर रही हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका। चाहे हम यहाँ पे चाइनीज डेट ट्रैप की भी बात करते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ किस तरह से सैप जो है इम्पोज किया गया था, उनके कारण आज भी कंट्रीज जो हैं एक इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी से सफर करती है, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, राइट। आप इन सब के एग्जांपल्स जो हैं दे सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात कर सकते हैं कि ग्राम्स्किन थ्योरी ऑफ हेजेमनी इनफैक्ट हमें बता सकती है दैट हाउ दिस हैज एंडेड अप अंडरलाइनिंग द एंटायर एक्सपेंशन एंड द गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वी हैड विटनेस्ड, राइट, वेयर ग्लोबलाइजेशन वाज एसोसिएटेड विद राइजिंग टाइड व्हिच विल हेल्प रेज ऑल बोट्स, राइट। भगवती का जो आइडिया था, मिल्टन फ्रीडमैन का जो आइडिया था, एंड साथ ही में इससे जो निकल के आया, जो कि हम पॉलिटिकल स्फेयर में भी देखते हैं, थिंग्स लाइक द गोल्डन आर्चेस थ्योरी, राइट, जो कि एसोसिएटेड है अगेन न्यू लिबरलिज्म के साथ, जहां पे बोलते हैं कि जिन जिन देशों में मैकडॉनल्ड्स हैं, दे विल टेंड टू नॉट गो एट वॉर विद वन अनदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऐसे लिंकेजेस बनाए गए विच इज अगेन अंडरलाइंड बाय व्हाट, हेजेमनी। तो एक तरह से जो है नियो लिबरलिज्म को, डेमोक्रेसी की प्रमोशन को जो है ये पुश करने की कोशिश करते हैं। आप डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी जो है इससे लिंक कर सकते हैं, डेमोक्रेसी प्रमोशन का जो आइडिया है उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। किस तरह से लोगों ने जब क्वेश्चन मार्क्स भी उठाए हैं इवन विद मूवमेंट्स लाइक अरब स्प्रिंग को लेके, राइट, उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। इनफैक्ट लिंक लेटर ऑल्सो आइडेंटिफाइड क्लोज कोऑपरेशन पावरफुल एलिट्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिनके थ्रू ये हेजेमनी मेंटेन होती है। तो किस तरह से यूएस जो है कंट्रोल करता है, शेप करने की कोशिश करता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन के अंदर यूएनएससी को भी, जहां पे अगर उनको फॉलो थ्रू नहीं किया जाता तो ये जो है उनको आर्म ट्विस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं हाउ ट्रम्प ही लेफ्ट इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनेस्को, या फिर जिस तरह से उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है थ्रेटन किया था। सिमिलरली किस तरह से ये हेजेमनी शेप करती है नॉर्म्स को एज वेल एज आइडेंटिटीज को ऑफ हु आर सीन एज गुड स्टेट्स वर्सेस रोग स्टेट्स और बैड स्टेट्स, राइट। सो व्हेन से यूएस इफ इट परपेचुएट्स वॉर, राइट, देयरफॉर इट इज क्लोक्ड इन द फॉर्म ऑफ जस्ट वॉर थीसिस। बट वहीं पे अगर रशिया अपने बैकयार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उन्हें एज रिविजनिस्ट या अग्रेशनिस्ट स्टेट देखा जाता है। या फिर कितनी दो डिफरेंट तरीके से यूक्रेन के अंदर जो वॉर है एंड पैलेस्टीन गाजा के अंदर जो क्राइसिस है, उसे दो कितनी डिफरेंट तरीके से इमेजिन किया गया है, डिफाइन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब नेचर ऑफ ग्लोबल पावर जो है उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एक आती है ग्राम्स्किन पर्सपेक्टिव से, दैट
यहाँ पे it's not just the state or the ruling power or the ruling country, but very importantly the role that the civil society plays, both in maintaining and perpetuating hegemony and then even in questioning it. ठीक है, so when we see Occupy Wall Street movements, right, when we see आज की day and age में Black Lives Matter movement, pro-Palestine movement, movements emerging for climate change को prevent करने के लिए, फॉर पुशिंग फॉर ग्रेटर एक्शन ऑल्सो, राइट। तो ये सब एक तरह से क्वेश्चन करती है एग्जिस्टिंग हेजेमनी को, एंड इट मे इवन लीड टू द राइज ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स विच सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म द ऑनगोइंग हेजेमनी जो कि आज के डे एंड एज में चल रही है। तो बाय फोकसिंग ऑन ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप एक बढ़िया वेल राउंडेड आंसर जो है उसे प्रोवाइड कर सकते थे, राइट। तो ये मेरे हिसाब से 3 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट लगे आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू ब्रेक दोस क्वेश्चंस डाउन अगेन, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूं दैट वाइल हमारा बैच 6 जो है वो सपोज टू बी द लास्ट बैच, बट बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मेंस के बाद अब तैयारी शुरू की है एंड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड, देयरफॉर अब PSIR ऑप्शन का एक लास्ट बोनस बैच जो है 10th अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है, एंड व्हाट इज इवन बेटर दैट 11 to 13th अक्टूबर 20% डिस्काउंट चलेगा ऑन दी ऑलरेडी नॉमिनली प्राइस्ड हमारे जो कोर्सेज हैं, जहां पे आप 20% डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कूपन कोड विक्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप चूज कर सकते हैं, आपको मेंटरशिप कोर्स चाहिए, इवैल्यूएशन के साथ कोर्स चाहिए या विदाउट इवैल्यूएशन के साथ कोर्स चाहिए। यहाँ पे हमने पूरे इनके फीचर्स जो है लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और डिटेल्स जानने के लिए, या हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे टू रिजॉल्व एनी डाउट्स दैट यू मे हैव, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो, राइट। अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज कमेंट कीजिएगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।